प्रिय विद्यार्थियों, लोकतंत्र के गुणों को जानने के बाद अब हम आज लोकतंत्र की दोष या कमियों के बारे में पढ़ेंगे। यदि एक और लोकतंत्र के गुणों का विशद विवेचन किया जाता है तो दूसरी ओर अत्यंत कटु शब्दों में इसकी बरतसना भी की जाती है। टेलीरैंड नामक विद्वान ने इसे दुष्टों का कुलीन तंत्र कहा है और लुडोविको नामक विद्वान कहते हैं कि प्रजातंत्र मृत्यु की ओर ले जाता है। प्रजातंत्र की आलोचना को प्रमुख रूप से निम्नलिखित तर्कों का प्रयोग किया जाता है। पहला, अयोग्यता की पूजा या मूर्खों का शासन। लोकतंत्रीय शासन इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही मत दिया जाना चाहिए, लेकिन योग्य की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं और इस प्रकार लोकतंत्र में गुण की अपेक्षा संख्या पर अधिक बल दिया जाता है। इस संबंध में यूरोप के प्रसिद्ध विद्वान कार्लाइल ने कहा है कि विश्व में एक योग्य व्यक्ति के साथ लगभग 9 मूर्ख होते हैं और सभी को समान राजनीतिक शक्ति देने का परिणाम मूर्खों की सरकार की स्थापना होती है। इसीलिए लेकी नामक विद्वान ने इसे निर्धनतम, अनभिज्ञतम और अयोग्यतम लोगों की सरकार कहा है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा, भवन निर्माण तथा शिक्षण के समान ही शासन कार्य भी एक कला है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसे व्यक्तियों के हाथ में शासन शक्ति आ जाती है जो इस कला से नितांत अनभिज्ञ होते हैं। इस प्रकार इन कारणों से ऐसी स्थिति में लोकतंत्र की अकुशलता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरा, दल प्रणाली का हितकर प्रभाव। वर्तमान समय के प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्र के संचालन के लिए राजनीतिक दल एक अनिवार्य आवश्यकता होती है, किंतु ये राजनीतिक दल अपने व्यवहार से लोकतंत्र को भ्रष्ट कर देते हैं। राजनीतिक दलों का निर्माण तो साधारणतः राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक कार्यक्रम के आधार पर किया जाता है, किंतु व्यवहार में ये राजनीतिक दल येन केन प्रकार शासन शक्ति प्राप्त करना ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। ये राजनीतिक दल उन नेताओं के अखाड़े बन जाते हैं जो भाषण देने, लोगों को बहकाने और अपना स्वार्थ सिद्ध करने में चतुर रहते हैं। ये राजनीतिक दल जनता के प्रतिनिधियों के विचार स्वातंत्र्य का भी अंत कर देते हैं और चुनाव के समय तो इन दलों की विषैले प्रचार के कारण संपूर्ण देश का वातावरण ही विषाक्त हो जाता है। प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल अपरिहार्य होने के कारण राजनीतिक दलों की ये बुराइयां लोकतंत्र में आ जाती हैं। तीसरा, भ्रष्ट शासन व्यवस्था। सैद्धांतिक स्थिति चाहे जो भी हो, व्यवहार में लोकतंत्रीय शासन बहुत अधिक भ्रष्ट हो जाता है। व्यवहार में शासन एक राजनीतिक दल विशेष की इच्छा अनुसार ही किया जाता है और ऐसा देखा गया है कि निर्वाचन में जो लोग सत्तारूढ़ दल के सहायक होते हैं उन्हें शासन की ओर से अनेक प्रकार की सहायता पहुंचाई जाती है। इसके अतिरिक्त जनता के प्रतिनिधि भी लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अनेक भ्रष्ट तरीके अपना लेते हैं। लॉर्ड ब्राइस नामक विद्वान ने राजनीति में धन का बल शीर्षक अध्याय में कहा है कि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें निर्वाचकों, विधायकों, प्रशासकीय अधिकारियों और न्यायाधिकारियों तक ने धन के लोभ के सम्मुख सिर झुका दिया। चौथा, सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय। लोकतंत्र में धन और समय का अत्यधिक अपव्यय होता है। जिन कानूनों का निर्माण कुछ दिनों में किया जा सकता है, लोकतंत्रीय विधानसभाओं की लंबी और जटिल प्रक्रिया के कारण उन कानूनों के निर्माण में वर्षों लग जाते हैं और अनेक बार तो कानून पारित होने तक कालातीत हो जाते हैं। लॉर्ड ब्राइस नामक विद्वान ने लोकतंत्र की तुलना एक ऐसी समिति से की है जिसके अंतर्गत 7 सदस्यों द्वारा 7 दिनों में उतना ही कार्य किया जाता है जितना एक व्यक्ति एक दिन में करता है। इसके अतिरिक्त चुनाव के समय बहुत बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारियों को नियुक्त करने, मतदाता सूचियां तैयार करवाने और उन्हें प्रकाशित करवाने में बहुत अधिक सार्वजनिक धन व्यय होता है। बारकर नामक विद्वान ने ठीक ही लिखा है, लोकतंत्र अपनी प्रकृति से ही शीघ्र निर्णय के अनुकूल नहीं है। पांचवा, सर्वतोमुखी प्रगति की असंभावना। राजतंत्र और कुलीन तंत्र में सामान्यतया शासक वर्ग साहित्य, कला और संगीत का प्रेमी होता है और शासक वर्ग का आश्रय पाकर साहित्यकार, कलाकार और विद्वान निश्चिततापूर्वक अपने कार्यों में लगे रह सकते हैं, लेकिन
लोकतंत्र में समस्त ध्यान राजनीति पर ही केंद्रित हो जाने के कारण साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में उदासीनता व्याप्त हो जाती है। विद्वानों को अपने क्षेत्रों में समुचित आदर न मिलने से उन्हें अपने कार्य में प्रोत्साहन नहीं मिलता और मानव जीवन का सर्वतोमुखी विकास नहीं हो पाता है। छठी आलोचना की जाती है लोकतांत्रिक समानता एक भ्रम। लोकतंत्र को समानता के आदर्श पर आधारित कहा जाता है, किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव के द्वारा ही राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो पाती है और व्यवहार में चुनाव कार्य इतना अधिक व्ययसाध्य हो गया है कि एक निर्धन व्यक्ति चुनाव में खड़े होने और विजय प्राप्त करने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त जब अधिकतर धनवान ही विधानसभाओं के लिए निर्वाचित होते हैं तो कानून निर्माण भी वर्ग विशेष के हित साधन के लिए किया जाता है। समानता की घोषणा कर देने मात्र से ही समानता की स्थापना नहीं हो जाती। व्यवहार में आर्थिक समानता के अभाव और प्रेस आदि प्रचार साधनों पर धनिक वर्ग का अधिकार होने के कारण समानता और स्वतंत्रता केवल कल्पनाओं में रह जाती है। इसी आधार पर बर्क नामक विद्वान ने कहा है, प्रजातांत्रिक समानता एक भयानक प्रपंच मात्र है। सातवां, अनुत्तरदायी शासन। उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की धारणा प्रजातंत्र की विशेषता मानी जाती है, परंतु वास्तव में यह धारणा कोरी कल्पना है। सबके प्रति उत्तरदायी होने का अर्थ है किसी के प्रति उत्तरदायी न होना, और प्रजातंत्र में शासक अपने उत्तरदायित्व को एक दूसरे पर टाल देते हैं। अनशाह नामक विद्वान के शब्दों में, लोकतंत्र की प्रवृत्ति सार्वजनिक मामलों में एक ऐसे अविचार, एक ऐसे असंयम, एक ऐसे पागलपन के प्रदर्शन की ओर होती है जिन्हें उसका कोई सदस्य अपने व्यक्तिगत मामलों में प्रदर्शित करने का स्वप्न नहीं देख सकता है। आठवां, राजनीतिक शिक्षा का दंभ। यह कहना बिल्कुल गलत है कि लोकतंत्र जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करता है। राजनीतिक दल प्रत्येक बात को जनता के सामने एक विशेष रंग में रैंक कर प्रस्तुत करते हैं और निर्वाचन के समय तो समस्याओं को अत्यंत विकृत रूप प्रदान कर जनता को भ्रमित कर दिया जाता है। लोकतंत्र में किए जाने वाले इस प्रचार और कार्यों से नागरिक शिक्षित नहीं होते, वरन ऐसी बातें सीखते हैं जो सार्वजनिक जीवन के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। नौवां, मतदाताओं की उदासीनता। लोकतंत्र मतदाताओं की सक्रिय रुचि पर आधारित व्यवस्था है, लेकिन व्यवहार में सामान्यतः मतदाताओं की उदासीनता ही सर्वत्र देखने में आती है। मतदाताओं को बार बार प्रेरित करने में दलों और उम्मीदवारों द्वारा उन्हें उनके घर और कार्यालयों से मत देने के लिए निकालने पर भी सामान्यतः लगभग 50% मतदाता ही अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र के अंतर्गत जनता की इच्छाओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। डॉक्टर आशीर्वादम नामक विद्वान लिखते हैं, मतदाताओं की उदासीनता का नतीजा यह होता है कि शक्ति कुछ ऐसी अविवेकी लोगों के हाथ में चली जाती है जो लंबे चौड़े वायदों और झूठे सच्चे तर्कों से जनता को बहलाने और उससे अनुचित लाभ उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। 10वां, पेशेवर राजनीतिज्ञों का विकास। लोकतंत्र में यह आशा की जाती है कि योग्य और ईमानदार व्यक्ति राजनीति में रुचि लेंगे, लेकिन व्यवहार में स्थिति विपरीत ही होती है। परिश्रमी और कार्यकुशल व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन में लगे रहते हैं और राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाते। दूसरी ओर जो व्यक्ति किसी व्यापार, शिल्प या पेशे को ईमानदारी और योग्यता के साथ नहीं कर पाते, वे राजनीति को ही अपना धंधा बना लेते हैं और भ्रष्ट साधनों के आधार पर आर्थिक शक्ति संचित करने की निरंतर चेष्टा करते रहते हैं। भारत आदि अनेक देशों में इस प्रकार की प्रवृत्ति विशेषतः देखी गई है। 11वां, युद्ध और संकट के समय निर्बल। लोकतंत्रीय सरकारें प्राय युद्ध और संकट के समय निर्बल सिद्ध होती है, क्योंकि इन अवसरों पर बहुत अधिक पूर्वक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और लोकतंत्र ऐसी गति का परिचय नहीं दे पाता। उदाहरण के लिए सन 1914 में जर्मनी के सम्राट ने बेल्जियम पर आक्रमण करने का निश्चय क्षणों में कर डाला था, लेकिन ब्रिटिश संसद स्थिति पर कई दिनों तक वाद विवाद करती रही। वस्तुतः सत्ता के एकीकरण के स्थान पर सत्ता का फैलाव होने के कारण लोकतंत्र ने एक बार संकटों का दृढ़ता के साथ मुकाबला करने में अक्षम सिद्ध होता है। इन सब के अतिरिक्त, जैसा कि साराटोरी नामक विद्वान ने विचार व्यक्त किया है, अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना में प्रजातंत्र अधिक जटिल और अधिक दुर्बोध शासन है। पीकल्स नामक विद्वान के द्वारा भी अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी में
परिभाषित करने और संचालित करने की दृष्टि से इसे एक कठिन शासन व्यवस्था कहा गया। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अनेक दोष बतलाए जाते हैं और इस शासन व्यवस्था में निश्चित रूप से कुछ कमियां हैं, लेकिन लोकतांत्रिक शासन के जो भी दोष बतलाए जाते हैं उनमें से अनेक दोष तो वर्तमान समय की विशेष परिस्थितियों के परिणाम या मानवीय प्रकृति के परिणाम हैं। और जैसा कि लावेल नामक विद्वान ने कहा है, कोई भी शासन व्यवस्था सभी मानवीय दोषों के लिए रामबाण औषधि नहीं है। इसके साथ ही एक अन्य तथ्य यह है कि अन्य शासन व्यवस्थाओं, राजतंत्र, कुलीन तंत्र या अधिनायक तंत्र के दोष लोकतंत्र की तुलना में निश्चित रूप से बहुत अधिक गंभीर हैं। ऐसी कोई शासन व्यवस्था नहीं है जिसे लोकतंत्र से श्रेष्ठ कहा जा सके। ब्राइस नामक विद्वान के शब्दों में कहा जा सकता है कि लोकतंत्र पर अनेक आक्षेप किए जा सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र से अच्छी शासन व्यवस्था की खोज मानव जाति ने अभी तक नहीं की है। इन सब के अतिरिक्त डी.वे. एलवुड, होबाउस, जॉर्ज ब्राइस और मिल आदि सभी लेखकों ने इस बात को स्वीकार किया है कि केवल लोकतंत्र ही मानवीय व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करने में समर्थ है। वस्तुतः लोकतंत्र से बढ़कर आत्म सुधारवादी सरकार या राजनीतिक व्यवस्था कोई भी दूसरी नहीं है। अतः लोकतंत्र को आज की सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कहा जा सकता है।